द वॉइड डॉक्ट्रिन में आपका स्वागत है। वो जगह जहां हम सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। आज की कहानी कोई फिक्शन नहीं है, कोई फिल्म नहीं है, किसी के दिमाग की उपज नहीं है। ये सच में हुआ था। साल 2001 दिल्ली की गलियां थम गई थीं। किसी जंग से नहीं, किसी बीमारी से नहीं, किसी तूफान से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका, जिसे कोई पकड़ नहीं सका, जिसे देखने वाले हर बार कुछ अलग ही बयान करते थे। उसका नाम था मंकी मैन। 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 3 लोगों की जान गई, करोड़ों के शहर में रातों को नींद बंद हो गई। और सबसे डरावनी बात, पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई, जांच करने वाले कभी कुछ ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वो था ही नहीं। तो आज द वॉइड डॉक्ट्रिन पर हम जाएंगे उन फाइल्स में, उन चश्मदीदों के बयानों में, उस साइकोलॉजी में, उस साइंस में जो जवाब देती है एक सवाल का। कोई चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो एक पूरे शहर को कैसे तोड़ देती है। हमारे साथ रहिए, ये रात आप भूल नहीं पाएंगे। आप अब एंटर कर रहे हैं द वॉइड में। मेज पर रखे इन पुराने पीले पड़ चुके अखबारों की कतरनों और पुलिस की इन फाइलों को देखकर ना एक अजीब सी सिहरन पैदा होती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो सोर्स मटेरियल आज हमारे सामने है, ये किसी हॉरर नॉवेल का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये साल 2001 की दिल्ली पुलिस की बिल्कुल असली रिपोर्ट्स हैं। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मकसद सिर्फ एक डरावनी कहानी दोहराना नहीं है। राइट। हमें इन सैकड़ों पन्नों और चश्मदीदों के बयानों के आधार पे ये समझना है कि कैसे एक अदृश्य साये ने, महज एक अफवाह ने, इतने बड़े महानगर को पंगु बना दिया था। एग्जैक्टली। तो चलिए साल 2001 में चलते हैं। दिल्ली की गलियां, गर्मी की काली रात और एक ऐसा खौफ जो आज तक एक्सप्लेन नहीं हुआ है। और उस वक्त की जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक रहस्यमयी जानवर की कहानी नहीं है, ये डर के विज्ञान की कहानी है। सही बात है। वो चिलचिलाती गर्मियां, बिजली की कटौती आम बात थी और सीलिंग फैन बस गर्म हवा फेंकते थे। बिना खिड़की वाले कमरों में सोना तो तंदूर में लेटने जैसा था। हाँ, और एयर कंडीशनर तो हर घर की पहुंच में थे नहीं। तो पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद के आम तबके के पास एक ही रास्ता बचता था, अपनी छतों पर सोना। बिल्कुल। दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद वो खुले आसमान के नीचे की हवा ही एक लौता सुकून थी। और यही सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड इस घटना का सबसे अहम हिस्सा है। जब इंसान लगातार कई दिनों तक इतनी भीषण गर्मी सहता है, नींद पूरी नहीं होती, तो दिमाग एक अत्यधिक तनाव में चला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है ना। एग्जैक्टली। कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ जाता है और ऐसे में दिमाग का तर्क करने वाला जो हिस्सा है वो कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन एक थका हुआ दिमाग सीधा किसी राक्षस को तो जन्म नहीं दे सकता ना। जो दस्तावेज हमारे पास है, उनके हिसाब से इस खौफ की शुरुआत मई 2001 में पूर्वी दिल्ली से हुई। हाँ, रमेश कुमार की घटना। राइट। रात के करीब 2 बज रहे थे, हवा बिल्कुल बंद थी। रमेश कुमार अपनी छत पर सो रहा था और अचानक एक अजीब सी खुरदुरी आवाज आती है, खर्रट खर्रट खर्रट, जैसे कोई भारी चीज किसी सतह पर रगड़ खा रही हो। हाँ, और रमेश नींद के खुमार में सोचता है कि कोई बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल कुछ बहुत भारी चीज सीधे उसके सीने पर आ बैठती है। और रमेश की चीख भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती। बिल्कुल। और अंधेरे में किसी चीज ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। 4 बहुत ही नुकीले नाखून उसके चेहरे की त्वचा में गहराई तक गड़ गए और फिर वो चीज छत की मुंडेर से 15 फुट नीचे सीधे जमीन पर कूद जाती है। और पुलिस रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि जब पड़ोसी वहां पहुंचे तो रमेश के चेहरे पर खून से सनी 4 लंबी लकीरें थीं, जैसे किसी जंगली दरिंदे ने नोच लिया हो। यहीं पर ना मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कुछ लोग कहते थे वो एक जानवर था, कुछ कहते थे इंसान, और कुछ तो ये भी कहते थे कि वो इस दुनिया का था ही नहीं। हाँ, अफवाहें तो बहुत थीं। लेकिन उसके नाखूनों के निशान वो बिल्कुल असली थे। भूत प्रेत की कहानियों में तो शारीरिक निशान नहीं मिलते ना। और 15 फुट की ऊंचाई कोई आम इंसान कूदेगा तो हड्डियां टूट जाएंगी, पर नीचे कोई मिला ही नहीं। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। विज्ञान में इसे हाइप्नोगॉजिक स्टेट कहते हैं, नींद और जागने के बीच की अवस्था। इसमें इंसान कई बार स्लीप पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। अच्छा, तो वो जो सीने पर भारीपन महसूस हुआ वो स्लीप पैरालिसिस हो सकता है? बिल्कुल। ऐसा लगता है कि सीने पर कोई बैठा है और इंसान हिल नहीं पाता। और रही बात खरोचों की, तो घबराहट में अक्सर इंसान खुद ही अपने चेहरे को खरोच लेता है, बिना एहसास हुए। हाँ बिल्कुल। या फिर ये भी हो सकता है कि सच में कोई जंगली बिल्ली या बड़ा बंदर वहां आया हो। 15 फुट कूदना किसी बंदर के लिए तो बहुत आम बात है। एक असली लेकिन सामान्य सी घटना को थके हुए दिमाग ने खौफनाक रंग दे दिया और यहीं से इस शब्द का जन्म हुआ, मंकी मैन। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। अगली रात लक्ष्मीनगर, उससे अगली रात शादरा, फिर गाजियाबाद की बॉर्डर तक, हर जगह एक ही कहानी। रात का वक्त, छत पर सोया हुआ इंसान और वो चीज। लेकिन इन चश्मदीदों के बयानों में बहुत विषमताएं हैं। अगर हम इन फाइलों को ध्यान से देखें, अरे बयान तो एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। कोई कहता था 4 फुट लंबा था, कोई कहता था 6 फुट। किसी ने बाल देखे पूरे जिस्म पर, तो किसी ने बताया उसने हेलमेट पहना था। हाँ, कुछ ने पंजों में धातु होने का दावा भी किया। और एक बुजुर्ग ने तो हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा था,
वो इंसान नहीं था, मैं कसम खाता हूँ। सोचिए जरा, एक ही शहर में एक ही चीज, किसी को छोटा बंदर दिख रही है और किसी को हेलमेट पहना हुआ रोबोट। दिमाग हवा से हेलमेट कैसे गढ़ सकता है? वही तो, ये कैसे पॉसिबल है? मनोविज्ञान में से पेरिडोलिया और कंफर्मेशन बायस कहते हैं। जब अंधेरा होता है और इंसान डरा हुआ होता है तो आंखें स्पष्ट नहीं देख पाती। ऐसे में दिमाग खाली जगहों को खुद भरने लगता है। मतलब जो अफवाहें दिन भर सुनी हैं, रात को वही दिखने लगती हैं। बिल्कुल। छत पर पड़े किसी पुराने टीवी एंटेना की परछाई हेलमेट लग सकती है और हवा से हिलता हुआ कोई कपड़ा काले बाल लग सकता है। और इसमें मीडिया ने तो आग में तेल डाला। हर रोज अखबार की हेडलाइन, मंकी मैन स्ट्राइक्स अगेन। हाँ, दिल्ली में टेरर, कौन है ये राक्षस? एग्जैक्टली। जब हर रोज सुबह उठते ही ऐसी हेडलाइंस मिलेंगी तो दिल्ली, जो शहर कभी सोता नहीं, वो रात को जागने लगी, डर से। इसे एक तरह के फीडबैक लूप की तरह समझना चाहिए। जैसे माइक्रोफोन को स्पीकर के पास ले जाने पर एक छोटी सी आवाज गूंजकर कान फाड़ देने वाली चीख बन जाती है। सही एनालॉजी है। समाज में भी डर की एक छोटी सी चिंगारी अफवाहों की स्पीकर से टकराकर एक दैत्य बन गई। लेकिन एक सेकंड, अगर ये सिर्फ एक दिमागी भ्रम था तो इसने जमीन पर लोगों की जान कैसे ले ली? यही इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू है। क्योंकि जो दस्तावेज अब मेरे हाथ में हैं, वो दिन के उजाले और सड़क पर हुई असली हत्याओं के हैं। जब खौफ हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब इंसान इंसान नहीं रहता। सबसे बड़ा दानव मंकी मैन नहीं, वो खुद इंसान था। आप दुर्गापाल वाली घटना की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 13 मई की रात नोएडा बॉर्डर के पास एक शरीफ आदमी दुर्गापाल, जो रात की शिफ्ट से घर लौट रहा था, अचानक आवाज उठी, पकड़ो, मंकी मैन है। वो बस थका हुआ था और अपने परिवार के पास पहुंचना चाहता था। लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया। लोग चिल्लाने लगे, यही है, इसका चेहरा देखो। दुर्गापाल ने माफी मांगी, रोया, इल्तिजा की, लेकिन खौफ की अंधी भीड़ सुनती नहीं है। मनोविज्ञान में इसे डी इंडिविजुएशन कहते हैं। जब इंसान एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसकी व्यक्तिगत नैतिकता खत्म हो जाती है और फिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है। एग्जैक्टली। उस वक्त उनके सामने खड़ा हर अजनबी उन्हें वो काल्पनिक राक्षस ही नजर आता है। उसे इतना मारा गया कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो इस दुनिया में नहीं था। एक बेकसूर आदमी, मंकी मैन के खौफ ने उसे मार डाला। उस महीने में सिर्फ भीड़ के हाथों से 3 लोगों की मौत हुई और 10 से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गए। मंकी मैन ने जितना खून नहीं बहाया, उससे कहीं ज्यादा उसके खौफ ने बहाया। बिल्कुल। और फिर 20 मई की घटना, गीता कॉलोनी, ईस्ट दिल्ली। रात के 3 बज रहे थे। सावित्री देवी अपने 2 बच्चों के साथ छत पर सो रही थी। वो घटना भी बहुत भयानक थी। छत की मुंडेर पर झुका हुआ उन्हें देख रहा था। और कोई भी माँ उस वक्त क्या करेगी? वो चीख पड़ी। हाँ, बच्चे जागे और सावित्री खौफ में सीधी पीछे हटी और छत की मुंडेर से नीचे 15 फुट सीधे जमीन पर। बच्चे रोते रहे, पड़ोसी दौड़े, उनकी 2 हड्डियां टूट चुकी थी। ये अमिगडाला हाईजैक का एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है। अमिगडाला हाईजैक, ये क्या होता है? हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को भांपता है, अमिगडाला। जब इंसान बहुत दहशत में होता है तो ये तर्क करने वाले हिस्से को बंद कर देता है। इंसान सिर्फ लड़ो या भागो मोड में आ जाता है। मतलब सावित्री देवी का दिमाग इतना डर गया था कि उसने ऊंचाई के खतरे को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। एग्जैक्टली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस वहां आई और छत पर गई तो वहां कुछ नहीं था। न पंजे, न बाल, न कोई निशान, सिर्फ रात की हवा और दूर कहीं से एक बंदर की आवाज। यही तो मास हिस्टीरिया की ताकत है। मैं मान सकता हूँ कि आम जनता डर गई थी, मास हिस्टीरिया फैल गया था, अमिगडाला हाईजैक हो गया था। लेकिन पुलिस का क्या? मतलब पुलिस तो परेशान थी, 100 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी थी। हाँ, और प्रशासन पर बहुत भारी दबाव था। करोड़ों का बजट लगा और उन्होंने क्या किया? स्केचेस बनाए, 3 अलग अलग स्केचेस, और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। बिल्कुल। एक में हेलमेट वाला मंकी मैन, दूसरे में बालों वाला दरिंदा, और तीसरे में कुछ और ही। अगर पुलिस को ही नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रहे हैं तो उसे पकड़ेंगे कैसे? और जब तर्क काम नहीं आया तो साइकिक्स बुलाए गए, तांत्रिकों से सलाह ली गई। ये दिखाता है कि प्रशासन भी उसी पैनिक मोड में आ गया था। उन्हें साबित करना था कि वो कुछ कर रहे हैं। वो भी उसी इको चेंबर में फंस गए थे जिसमें आम जनता थी। एक सीनियर ऑफिसर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, हम उसे पकड़ लेंगे। कितना खोखला दावा था, क्योंकि वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। और सामूहिक उन्माद में ऐसा ही होता है। जैसे ही मौसम बदला, बारिश शुरू हुई या मीडिया किसी नई खबर पर चला गया, वो खौफ पानी के बुलबुले की तरह गायब हो गया। तो मंकी मैन था कौन? इतने सालों बाद एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि वो था ही नहीं। जब पूरा शहर डरा हो तो इंसान की आंख वही देखती है जो वो देखना चाहता है। एग्जैक्टली। एक बिल्ली भी मंकी मैन बन जाती है। एक साया भी दरिंदा बन जाता है, एक अजनबी भी राक्षस। भीड़ का खौफ जो एक से दूसरे में फैलता है जैसे वायरस फैलता है। हाँ, बिल्कुल वायरस की तरह। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो आज भी मुझे रात को सोने नहीं देता। इन सोर्स मटेरियल्स को पढ़कर एक बात तो तय है, उन 200 से ज्यादा लोगों के जख्म वो असली थे। हाँ, वो मेडिकल रिकॉर्ड्स में दर्ज है। सावित्री देवी की टूटी हड्डी वो असली थी, दुर्गापाल की मौत वो भी असली थी। तो अगर मंकी मैन था ही नहीं तो ये सब किसने किया? ये सोचने वाली बात है कि इंसान का अपना डर कैसे उसे खुद को लहूलुहान करने पर मजबूर कर सकता है। क्या शुरुआत में रमेश कुमार और उन जैसे लोगों के चेहरों पर वो गहरे घाव किसी जानवर ने दिए, या किसी सिर्फ इंसान ने इस डर का फायदा उठाया? कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते,
और कभी कभी सच्चाई हमारे अपने ही डर की गहराइयों में छिपी होती है। बिल्कुल। कुछ रातें याद नहीं रहनी चाहिए और कुछ चीजें देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जो आंखों ने देख लिया वो रातें नींद से ज्यादा गहरी हो जाती हैं। ये डर की साइकोलॉजी हमेशा ऐसे ही काम करती है, चाहे साल कोई भी हो। दिल्ली आज भी वही है, वही गलियां, वही छतें, वही रात, और कोई नहीं जानता वो कहाँ गया या कभी गया भी था या नहीं। बिल्कुल। इस डीप डाइव को हम यहीं खत्म करते हैं, एक आखिरी रहस्यमयी सलाह के साथ। अपना ख्याल रखना, और हाँ, रात को छत पर अकेले मत सोना। पता नहीं अंधेरे में कौन सा साया या कौन सा डर इंतजार कर रहा हो।